ज़रिए कोई कोई ख़ास खास राइटिंग राइटिंग स्टाइल में स्टाइल में इतना इतना बहुत बड़ा बहुत बड़ा डिफ़रेंस नहीं डिफरेंस आ नहीं जाता। आ आता जाता। ज़रूर आता है, मैं ज़रूर है, मैं मानता हूँ, मानता हूँ, बट कोई बट बहुत बड़ा बहुत बड़ा डिफ़रेंस नहीं आ डिफरेंस नहीं जाता। आ जाता। तो मैं तो तो मैं कहता तो हूँ कि कहता हूँ जहाँ कि फुल जहाँ स्टॉप फुल लगता है स्टॉप वहाँ लगता फुल है वहाँ स्टॉप फुल लगा स्टॉप दो लगा भाई, दो भाई, ठीक है? ठीक है? ताकि ताकि आपकी आपकी जो जो ग्रामर की ग्रामर की मिस्टेक्स हैं वो मिस्टेक्स हैं कम वो से कम कम से कम लगें। लगें। आज मैं आज एक मैं एक टेस्ट चेक टेस्ट कर चेक रहा कर था रहा था और और इस इस तरह से मैंने मैंने आज आज एक एक अपना जो अपना जो लेक्चर है लेक्चर है जो कि जो मैं कि मैं वो वो एनिमेशंस एनिमेशन डालता डालता हूँ हूँ वो नहीं वो डाल नहीं सका डाल इसके सका अंदर। इसके अंदर, पहले मैं क्योंकि पहले काफ़ी मैं चीज़ें काफ़ी पढ़ा चीज़ें रहा था, पढ़ा फिर रहा इस था, दफ़ा बट इस मुझे दफ़ा वैसे मुझे फ़ील वैसे हुआ फील हुआ मुझे मुझे एनिमेशंस एनिमेशंस डालनी चाहिए। डालनी चाहिए। तो मैं तो पेपर मैं चेक पेपर कर रहा चेक था कर रहा था थीसिस के थीसिस के कंप्लीट कंप्लीट प्रेसियन प्रेसियन कंपोज़िशन के। कंपोज़िशन के, तो तो स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स सॉरी के सॉरी, जो जो अभी हमारी अभी हमारी क्लास में क्लास होते में हैं। होते हैं। तो तो एक एक स्टूडेंट ने स्टूडेंट ने तकरीबन तकरीबन 11, 11 12, 12 13, 13 13 13 लाइन्स के लाइन्स ऊपर के ऊपर एक-एक एक-एक सेंटेंस लिखा सेंटेंस हुआ लिखा था हुआ था और और उसके उसके एक एक सेंटेंस के सेंटेंस के अंदर अंदर 5-6 5-6 मिस्टेक्स आ मिस्टेक्स गई, आ गई, जिसकी वजह से जिसकी वजह उसका से उसका कम्प्रीहेंशन का जो कम्प्रीहेंशन का जो क्वेश्चन का क्वेश्चन का जवाब था, जवाब था, जो कि जो कि बहुत बहुत वैसे वैसे बहुत अच्छा बहुत उसने अच्छा उसने कम्प्रीहेंड किया। कम्प्रीहेंड किया। लेकिन लेकिन ग्रामर की ग्रामर की मिस्टेक्स की मिस्टेक्स वजह की से वजह उसको से उसको 0 0 नंबर मिला, नंबर मिला। ठीक है? ठीक है? आई आई डोंट डोंट अंडरस्टैंड कि अंडरस्टैंड कि ऐसा ऐसा क्यों क्यों होता होता है? है? ये ये मुझे मुझे असल में आई असल एम में ऑन आई द एम ऑन द होस्ट बट बट मुझे समझ मुझे नहीं आ समझ रही नहीं कि आ मैं रही कि इसको मैं इसको कैसे कैसे म्यूट ऑन म्यूट ऑन म्यूट करने ऑन से करने शायद से शायद सारे हो सारे हो जाते जाते होंगे। होंगे। अलाउ अलाउ पार्टिसिपेंट, अच्छा पार्टिसिपेंट, ठीक अच्छा है जी, ठीक है जी, हो गया हो जी। गया जी। ऑलराइट। ऑलराइट। तो तो कॉमन कॉमन स्प्लाइस स्प्लाइस में में हम लोग हम क्या लोग क्या करते हैं कि करते हैं कि 2 दो जो जो लगाते हैं लगाते हैं सेंटेंसेस या सेंटेंसेस या क्लॉजेस क्लॉजेस इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, उनके उनके दरमियान में दरमियान अगर में हमें अगर हमें लगाना भी लगाना हो भी हो तो हम तो हम सेमीकोलन लगा सेमीकोलन लगा सकते हैं। सकते हैं। तो मैं ये तो मैं ये बात कर रहा बात था कर कि रहा था कि प्लीज प्लीज ट्राई टू ट्राई टू राइट राइट ब्रीफ ब्रीफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस। इसका ये इसका ये मतलब नहीं मतलब है नहीं कि है कि इतने से इतने से सेंटेंस सेंटेंस लिखें कि लिखेंगे ही ही टीचर्स एट टीचर्स एट सीएसपी फुल सीएसपी फुल स्टॉप। स्टॉप। भाई भाई बेशक बेशक आप आप 2-3 2-3 लाइंस तक लाइंस एक तक एक सेंटेंस लिख सेंटेंस लिख सकते हैं, सकते हैं। ठीक है? ठीक है? दैट्स नॉट दैट्स एन नॉट एन इश्यू, इश्यू, क्योंकि जब क्योंकि आप जब आप सीएसएस का सीएसएस का पेपर पेपर हल कर हल रहे कर होते रहे हैं तो होते हैं तो आपको ये आपको ये करना करना पड़ता है। पड़ता है। लेकिन लेकिन अगर आप अगर आप इसको इसको 6-7 लाइनों 6-7 पे लाइनों पे लेकर लेकर जाएंगे तो जाएँगे तो आपकी आपकी पंक्चुएशन की पंक्चुएशन की मिस्टेक्स का मिस्टेक्स होना का होना लाज़मी है। लाज़मी है। और और वहाँ वहाँ टेंस का टेंस जो का जो इस्तेमाल है इस्तेमाल है वो भी वो भी फ़ॉल्टी हो फॉल्टी जाता हो है। जाता है। तो इसलिए तो आई इसलिए आई सजेस्ट टू सजेस्ट टू राइट राइट शॉर्टर शॉर्टर सेंटेंसेस। जब भी सेंटेंसेस। आप जब भी लोगों आप का लोगों मॉक का टेस्ट मॉक होगा टेस्ट होगा और मैं और मैं आपको आपको पहले से पहले से वार्न कर वार्न रहा हूँ कर रहा कि हूँ कि मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट आपका आपका मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली प्रोबेबली इस इस मंथ के मंथ एंड के पर एंड पर होगा। होगा। यानी यानी हमारी हमारी क्लासेस क्लासेस फिनिश होने फिनिश के होने के विदिन अ विदिन अ वीक जो है वीक जो है बाद बाद आप आप एक्सपेक्ट करें। एक्सपेक्ट करें। ये ना हो ये कि ना हो उस कि वक़्त उस आप वक़्त लोग आप कहें लोग कि कहें सर कि जी सर जी अब अब जल्दी है, जल्दी है, जल्दी है। जल्दी है। यहाँ पे यहाँ जो पे जो कुछ कुछ असूल है असूल है इंस्टीट्यूट के इंस्टीट्यूट उनको के मैं भी उनको मैं भी चेंज नहीं चेंज कर नहीं कर सकता एज़ सकता अ एज़ अ टीचर। टीचर। तो तो इसलिए इसलिए आप लोग आप लोग ज़हन में ज़हन में रखें कि रखें कि अगर अगर आज आज 9-10 9-10 तारीख है तो तारीख है तो जैसे ही जैसे ही हमारी ये हमारी ये क्लास क्लास फिनिश फिनिश होगी, हो होगी, हो सकता है सकता है 24 को 24 खत्म को हो, खत्म हो, 25 को 25 खत्म को हो, खत्म हो, 26 को 26 खत्म को हो, खत्म हो, तो उसके तो उसके अगले अगले विदिन अ विदिन अ वीक वीक हमारा हमारा टेस्ट जो है टेस्ट जो है वो वो मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट पूरे पूरे 100 100 मार्क्स का मार्क्स का वो वो होगा। होगा। और और इसलिए आप इसलिए लोग आप पहले लोग से पहले ज़हन से में ज़हन में तैयार तैयार रखें। रखें। अ A सेमीकोलन विद semicolon with कंजंक्टिव conjunctive एडवर्ब, और adverb, ये और ये बात बात हम भी हम ऑलरेडी ऑलरेडी डिस्कस कर डिस्कस चुके कर हैं चुके हैं जब हम जब हम बात कर बात रहे कर थे रहे थे कॉमा कॉमा का कॉमा का कॉमा का यूज़ यूज डिस्कस कर डिस्कस रहे कर थे रहे थे कि कि देयरफॉर के देयरफॉर बाद के हमें बाद हमें कॉमा कॉमा लगाना है, और लगाना है, और कंजंक्टिव कंजंक्टिव एडवर्ब को भी एडवर्ब को भी हमने हमने डिफाइन किया डिफाइन था किया कि था कि कंजंक्टिव कंजंक्टिव एडवर्ब एक एडवर्ब एक ऐसा ऐसा एडवर्ब है जो एडवर्ब कि है जो कि बतौर बतौर कंजंक्शन के कंजंक्शन के सेंस में सेंस में इस्तेमाल हो इस्तेमाल हो रहा हो। रहा हो। सो सो अज़ादार इज़ अ अज़ादार इज ए टीचर, टीचर, सेमीकोलन, सेमीकोलन, देयरफॉर देयरफॉर कॉमा ही कॉमा ही टीचर। टीचर, और और इसके लिए इसके लिए ज़रूरी है ज़रूरी कि है कि आपके आपके देयरफॉर के देयरफॉर के आस-पास आस-पास सज्जे सज्जे खब्बे खब्बे आपके आपके दोनों जो दोनों हैं जो वो हैं वो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज़ेज़ होने क्लॉज़ेज़ होने चाहिए। और चाहिए। और इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज़ का भी क्लॉज़ का मैंने भी मैंने बताया था बताया था कि कि एक एक इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज़ वो क्लॉज़ होता वो है होता है कि कि नंबर 1 नंबर 1 उसका उसका सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट प्रेडिकेट कंप्लीट। कंप्लीट। नंबर 2 नंबर ये 2 है ये कि है कि अगर उसको अगर आप उसको आप स्टडी स्टडी करें करें ना, ना, उसको उसको रीड करें, रीड करें, तो तो आपको आपको ये ना ये लगे ना कि लगे यार कि यार इसके इसके पीछे भी पीछे भी सेंटेंस एक सेंटेंस होना एक होना चाहिए, चाहिए। ठीक है? ठीक है? और और इसके इसके बगैर उस बगैर उस सेंटेंस के सेंटेंस उस के उस क्लास के क्लास बगैर के इसका बगैर
इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। तो जैसे हम पढ़ते हैं अदर एज टीचर एक कंप्लीट सेंटेंस है, ही टीचेस एट सी एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो ये इंडिपेंडेंट है, इसको जरूरत नहीं है पीछे मुड़कर जो है किसी इंडिपेंडेंट के मीनिंग। तो होप्स हो कि आपको इस सेमीकोलन का भी अंदाजा हो गया होगा कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम मिला रहे हो विदाउट कंजंक्टिव एडवर्ब तब भी हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमने बीच में कोई कंजंक्टिव एडवर्ब लिखना है, ठीक है, तो उसमें भी सेमीकोलन लगा के फिर हम कंजंक्टिव एडवर्ब लगाएंगे और फिर कॉमा लगा के आगे उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आ जाता है यूजेज बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा, ये वाला रूल थोड़ा सा समझने वाला है, तो इस पर थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और आप लोग पैनिक न होइएगा। जब हम इस स्लाइड को फिनिश करेंगे तो आपको अगर ना समझ आई हो तो आप फौरन कह सकते हैं कि रिपीट करें सर। अब पहले इस रूल को पढ़ते हैं और फिर इसको एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, तसल्ली रखें। यूज अ सेमीकोलन बिटवीन आइटम्स इन अ लिस्ट और सीरीज। तो अगर हम सीरीज की बात कर रहे हैं या आइटम्स इन द लिस्ट की बात करें, अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मुझे नहीं सुन रहे होंगे, सीधा ठक जाके सेंटेंसेस की तरफ पढ़ रहे होंगे। और ये बड़ी बुरी आदत है, जो भी ऐसा कर रहा था उसको पता चलना चाहिए कि ये एक बुरी आदत है। पहले टीचर को सुने और फिर इसी वजह से मैं वो एनिमेशंस करता हूँ कि नीचे कुछ दिख ही ना, और मेरे बाकी लेक्चर ऐसे ही होंगे इंशाल्लाह ताला। सो जब कोई लिस्ट आ जाती है तो आप कैसे इफ any of the items contain commas, यानी अगर लेट से 2 से 3 आइटम्स हैं और उन
एक आइटम के बाद कॉमा और फिर दूसरे के बाद कॉमा, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो फिर सेमी कॉलन हम लगाना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक और भी चीज हमें ज़हन में रखनी पड़ेगी। एक टर्म यूज की जाती है फैन वॉइस। फैन वॉइस ऐसी है, एक्रोनिम बना दिया गया है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो के लिए, कि अगर ये आ रहे होंगे तो उसमें इज प्रीसीडेड बाय अ सेमीकोलन, उनसे पहले सेमीकोलन लगाना जरूरी होगा। ठीक है। अब फर्ज करें इस स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं। इस स्ट्रक्चर को आप लोग देख लें। ये आपको सबसे पहले कॉमा नजर आ रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक लिस्ट इसके इस तरफ है और एक कॉमा के बाद एक लिस्ट है। ठीक है। और फिर आपके सेमीकोलन, क्योंकि सेमीकोलन के फौरन बाद आपके फैन वॉइस में से कोई एक आ रहा है, फॉर आ रहा है, एंड आ रहा है, नॉर आ रहा है, बट आ रहा है, या इनमें से कोई आ रहा है, और उसके बाद आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है। ठीक हो गया। अब इस सारे स्ट्रक्चर और इस रूल को सेंटेंस की मदद से समझने की कोशिश करेंगे, और हम उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले देखते हैं कि एक हमारे पास ऑल्दो ही इज वर्किंग हार्ड, ये पहला आप यूं कह लें कि सेंटेंस समझ लें, क्लॉज कह लें, लिस्ट कह लें। कॉमा, ही स्टिल फेल्स टू मेक हिज पोजीशन स्टेबल। दूसरी बात, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा रूल जो कहता है कि इधर एक कॉमा होना चाहिए, ऊपर रूल दोबारा से पढ़े, वापस जाएं और दोबारा से रूल को पढ़े। Use a semicolon between items in a list of series if any of the items contain commas। तो ये हमारे पास यूं समझ लें कि दो आइटम्स हैं। ठीक है। Although he is working hard, he still fails to make his position stable। ये दो हमारे जो है आइटम्स हैं, उनके दरमियान में हमने कॉमा लगा दिया। ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि कॉमा हमने इसलिए लगाया, अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर जी आपने पहले हमें बताया था कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान में कॉमा नहीं लगाना, तो भाई वो था सिर्फ इस सूरत में कि अगर आपके पास होंगी सिर्फ दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो आपके अगर ज़हन में वो चीज आ रही है, अगर किसी के ज़हन में आया, अच्छी बात है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास एक तीसरा सेंटेंस भी मौजूद है, और वो स्टार्ट हो रहा है फैन वॉइस, एंड ही फील्स डिजेक्टेड आफ्टर हिज फेलियर। तो हमारे पास बुनियादी तौर पर तीन आप कह लें कि क्लॉजेस हैं। Although he is working hard, he still feels to make his position stable, and he feels dejected after his failure। अब इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कॉमा कहाँ पे आना है और सेमीकोलन कहाँ पे आना है। तो अगर इस तर्ज की आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, फिर से मेरे ज़हन में एक बात याद आ गई कि एक भाई साहब ने हमें कहा था कि सर जी इतने रूल्स कौन याद करेगा, तो जवाब तो इसका यही था कि आप याद करेंगे, और कोई नहीं करेगा साहब, मैं भी नहीं करूंगा। मुझे क्या है, मैं तो ये स्क्रीन पर लिखे हुए को पढ़ दूंगा, समझा दूंगा आपको अच्छी तरह एग्जांपल्स के जरिए, स्ट्रेस देकर, ये मेरी ड्यूटी है, मैंने सीएसएस का इम्तिहान तो नहीं देना। तो आपने देना है तो आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन इसका सबसे बेस्ट ये है कि जब मैं आपको ये बता रहा हूं तो आप फौरन अगर सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो बाद में जाकर आप इस स्ट्रक्चर को, जो कि आपको पीडीएफ की शक्ल में भी मिल जाना है, आप अपनी तरफ से कुछ सेंटेंसेस बना लें, 2-3 सेंटेंसेस बना लें। सिर्फ इतना कर लेंगे कि इस रूल को मद्देनजर रखते हुए, इन सेंटेंसेस को देखते हुए 2-3 सेंटेंसेस इस रूल के ऊपर अगर आप बना लेंगे, तो ये रूल आपको याद रहेगा। सिंपल सी बात। तो जनाब देखें, हमारे पास कॉमा कहाँ पे लगना है। अगर हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, 3 सेंटेंसेस हैं, 3 क्लॉजेस हैं, जो भी बात करेंगे वो ठीक कही जाएगी। ये 3 आइटम्स ऑफ सेंटेंस हैं, 3 लिस्ट्स हैं, कुछ भी ऐसा बोल दें तो ये सारा ठीक कंसिडर होगा। तो पहली 2 लिस्ट के दरमियान में कॉमा आएगा, और तीसरी के अंदर अगर फर्ज करें यहाँ पे फैन वॉइस में से एफ, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो में से कोई आ रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। और अमूमन इस तरह के स्ट्रक्चर में फैन वॉइस में से कोई न कोई आ जाता है। तो ये सोचना कि कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, ये एक फजूल बात है। उसकी रीजन ये है कि अमूमन इस तरह के स्ट्रक्चर में फैन वॉइस में से किसी न किसी एक को आना पड़ता है, इन ऑर्डर टू मेक कोहेरेंट एक्सप्रेशन, ये जरूरी हो जाता है। इसी तरह हम एक और सेंटेंस को भी पढ़ते हैं, unless he works hard, comma, he shall not be able to clear CSS। अब बुनियादी तौर पर तो यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाना चाहिए था, और यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए था। लेकिन चूंकि इस बात को हम बढ़ा रहे हैं और इस अगले थर्ड पार्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं बट से, जो कि फैन वॉइस में से एक है, तो फिर हमें यहाँ पे बट से पहले हमें एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा।
अब लास्ट चीज मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ, इसको मेरे साथ आप पढ़ें। Use a semicolon between items in a list or series if any of the items contain commas. Fan voice is preceded by a semicolon. अब उम्मीद है कि आपको काफी हद तक समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई इस रूल की, तो आपने अब तक वो मैसेज कर दिया होगा, या अगर करना चाहें तो कर सकते हैं कि सर समझ आई है या नहीं। सर टू कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लग सकते हैं इस सेंटेंस में। ये आपका सवाल है या मुझे बता रही है, मुझे समझ नहीं आया प्लीज। Okay. Sir, the first clause is dependent clause, right? Yes, you're right. Absolutely right. सेकंड है जी, सर लास्ट सेंटेंस में ही के साथ शेल क्यों लगाया है, चंगा कीता है उस्ताद जी। मैं बता दूं हुमायूं साहब कि ही के साथ शेल लगना, ही के साथ विल लगना नॉट एन इशू, और हमारा जो एक्सप्रेशन अब है उसके अंदर कोई स्ट्रिक्ट इसके अंदर डिवीजन नहीं है। हाँ, अगर आप स्ट्रेस देना चाहते हैं तो जहां विल वैसे लगना चाहिए था वहां पे शेल लगा देते हैं, और जहां पे शेल लगना चाहिए था वहां पे विल लगा देते हैं, इन ऑर्डर टू पुट स्ट्रेस ऑन इट। तो ये वो वाला नहीं है कि आप हैज को हेड के साथ चेंज कर दें, हेड को हैज के साथ चेंज कर दें, नहीं कर सकते। डिड को डू के साथ चेंज कर दें, नहीं कर सकते। ठीक है, इज को आर के साथ चेंज कर दें, नहीं कर सकते। लेकिन शेल और विल आपस में चेंज होते हैं, दे कैन बी डन। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। सर हर रूल की प्रैक्टिस किस तरह से करें जैसे कि मैं बिगिनर हूँ। ये फाकिया आपने ये क्वेश्चन जो है ना, ये जनरल क्वेश्चन में आ गया, और मैं यहाँ पे इसका रिप्लाई नहीं करूंगा ताकि हम क्लास का टाइम सेव कर सके। प्लीज इफ यू कैन टेक्स्ट मी, व्हाट्सएप मी, तो मैं आपको सेपरेटली इसके ऊपर डिस्कशन कर दूंगा। नो इशू, ठीक है। लाइक ऑल्दो ही इज वर्किंग हार्ड बट ही स्टिल फेल्स टू मेक हिज पोजीशन स्टेबल एंड डिजेक्टेड आफ्टर। तो इसमें आपका सवाल मेरे ख्याल में ये था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ सकते हैं। जी सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं है और वो आ सकते हैं, मेरा यही जवाब होना चाहिए मेरे ख्याल में। सर इफ नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्ट, एक सेकंड सर, इफ नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्ट ना हो तो फिर हम सेमीकोलन लगेगा। अच्छा, ये याद रहे कि ये जो पर्टिकुलर रूल है, नगीना आपका क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने लास्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था रूल, जिसके अंदर हमने ये लिखा हुआ था कि कंजंक्शन जो है इस तरह का आता है और सब्जेक्ट होगा तो फिर आप लगाएंगे, ये नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन जहां पर ये रूल चूंकि डिफरेंट है, और इस सेंस में डिफरेंट है कि यहाँ पे 3 डिफरेंट क्लॉजेस की बात हो रही है, तो हम उस रूल को उस रूल तक महदूद रखेंगे। ये रूल उससे थोड़ा सा डिफरेंट 3 क्लॉजेस हो जाने की वजह से है, इस वजह से आप उसको इसके साथ गड़बड़ नहीं करेंगे। सर अगर मिड वाला सेंटेंस स्पैन वॉइस से स्टार्ट हो तो वहां भी सेमीकोलन आएगा, या जी एग्जैक्टली यू आर राइट, वो भी आएगा इस सेंस में। सर इफ नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्ट ना हो तो फिर इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। सर अगर मिड वाला, इसका जवाब भी दे चुका हूँ, और क्या है जी। सर आई वाज सेटिस्फाइड विद सर जीशांस लेक्चर बट इलेक्ट्रिसिटी इशू डिस्टर्ब मी, यहाँ भी बट से पहले सेमीकोलन आएगा। सर आई वाज सेटिस्फाइड विद सर जीशांस लेक्चर बट इलेक्ट्रिसिटी इशू डिस्टर्ब मी। तो यहाँ पे जो है ना आपका नहीं, यहाँ पे आपका सेमीकोलन आना, अगर आप वैसे सेमीकोलन लगा दे तो भी ठीक, अगर ना भी लगाए तो भी ठीक। ये भी मैं आपको बता दूं, किरण मेहरू, अगर आपके सेमीकोलन लगा दें, ना लगाएं, दोनों सूरतों में कुछ भी ना लगाएं तो भी आपका सेंटेंस ठीक होगा। एंड विद सर्टेनिटी में बता रहा हूं, कैन वी पुट दिस कॉन्सेप्ट इन अ वे कि अगर हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो तो वो वी हैव टू पुट सेमीकोलन बिफोर पैन वॉइस। ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये सारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं है। मैं आपको थोड़े मुख्तसर जवाब दे रहा हूं, क्योंकि साहब इतने क्वेश्चंस हैं और मैं हर स्लाइड पे अगर डिटेल्ड आंसर देना शुरू करूं तो मसला बनेगा। अगर मेरे मुख्तसर आंसर की आपको समझ ना आए तो बिल्कुल आप बाद में दोबारा से मेरे से पूछ सकते हैं। इफ रिमूव ही विद बट, तो सेमीकोलन आएगा थर्ड सेंटेंस पहले या कम आएगा। इफ वी रिमूव ही विद बट, मुझे इसकी समझ नहीं आई, सॉरी इसकी समझ नहीं। एनीहाउ हम आगे मूव करते हैं, और मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं इतना टाइम ज्यादा नहीं लगाऊंगा, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन इस स्लाइड से रिलेटेड नहीं आया समझ आपको, तो मैंने आपको चूंकि मौका दिया हुआ है कि यू कैन आल्सो टॉक टू मी इन प्राइवेट, बट एक ही स्लाइड के ऊपर अगर हम बैठे रहेंगे फिर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे और हमारी क्लास फिर पंक्चुएशन चौथे स्टेज पे चली जाएगी। इस चीज का भी हम थोड़ा सा ख्याल रखें। सीरीज ऑफ नाउन्स एंड एप्लीकेशन एंड
इसको मुझे सीरीज एंड सेमीकोलन, यूज अ सेमीकोलन व्हेनेवर थ्री, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कानून है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, आप इसको समझिएगा। यूज अ सेमीकोलन व्हेनेवर थ्री और मोर नाउन्स इन अपोजिशन आर मेंशन। नाउन एंड अपोजिशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जब आप एक सब्जेक्ट जो कि नाउन है उसको मजीद समझाने के लिए, मजीद उसकी डिटेल देने के लिए एक और नाउन का सहारा लेते हुए आप उसके बारे में बताते हैं, तो वो नाउन एंड अपोजिशन आ जाता है। तो सर जसरा एंड ऐसे राइटिंग टीचर, सेमीकोलन सर जीशान प्रेसी एंड कंपोजिशन टीचर, सेमीकोलन सर कासिम जनरल साइंस एंड एबिलिटी टीचर, comma have been teaching this current section of CSS। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम अमूमन क्या होता है, अमूमन सेंटेंस जो होता है वो उसके अंदर एक ही नाउन इन अपोजिशन होता है, यानी कि आप यूं लिखते कि सर जसरा एन ऐसे राइटिंग टीचर taught us in that session। अमूमन हम नाउन इन अपोजिशन सेंटेंस में एक ही लिखते हैं, बट फर्ज करें कि अगर आप एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन इन अपोजिशन का इस्तेमाल करना चाहें, तो फिर आप इनको आपस में जो सेपरेट करेंगे वो सेमीकोलन से करेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रूल, अगरचे कि हमारे अमूमन राइटिंग स्टाइल में ये कॉमन नहीं है, बट फिर भी रूल है, और मैं नहीं चाहता था कि पंक्चुएशन के अंदर कोई भी ऐसी चीज हो जो मेरे से रह जाए आप लोगों को बताने से। Okay, semicolon is used between pairs of general and subtype competition। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, अगेन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। I have visited London, England, Paris, France, Berlin, Germany, and Istanbul, Turkey। Turkey है by the way now it's not Turkey now, it's Turkey है। Fine। So अगर आप pair of general and subtype combination, ये इंग्लैंड और पेरिस, सॉरी लंदन एंड इंग्लैंड आपस में पेयर है, पेरिस एंड फ्रांस आपस में पेयर है, बर्लिन एंड जर्मनी आपस में पेयर है, इस्तांबुल एंड टर्की आपस में पेयर है। आई नो कि अगेन इट्स नॉट अ वेरी कॉमन एक्सप्रेशन, ना आप इसको ज्यादा पढ़ते हैं इस तरह के एक्सप्रेशन को, और ना ही आप ज्यादा इस तरह के एक्सप्रेशन को लिखते हैं, बट रूल की हद तक अगर पंक्चुएशन में आपका पैसेज आ जाता है तो फिर आपको इस चीज का ख्याल रखना होगा कि इस तरह के एक्सप्रेशन में जबकि आप पेयर बना के दे रहे हैं कि लंदन कैपिटल है इंग्लैंड का, पेरिस कैपिटल है फ्रांस का, बर्लिन जर्मनी का है और इस्तांबुल तुर्की का है, इस तर्ज में अगर आप सिटी प्लस उसका कंट्री या कोई भी और पेयर बना के आप पेश कर रहे हैं, हमने एनालॉजी के अंदर पेयर्स को डिस्कस किया था, अगर आप कोई भी इस तरह का एनालॉजी का पेयर बना के पेश करते हैं तो हम एक पेयर से दूसरे पेयर की तरफ मूव करने से पहले भी आप सेमीकोलन लगाएंगे। इसके बाद आ जाता है कॉलन। सेमीकोलन का चैप्टर हो गया फिनिश, अब आ जाता है कॉलन। कॉलन में सबसे पहला आसान तरीन ये है कि आप जब भी कभी कोई लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहें, आगे बढ़ने से पहले एक मैसेज आया तो मैं देख लूं, like I lived in Islamabad, Pakistan, or I lived in Ahmedabad, Pakistan। जी ठीक है, यू आर राइट, बट यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे नीलम, आप अगर रूल को वापस देखें, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि सेमीकोलन पेयर ऑफ जनरल टाइप एंड सब टाइप डिफिनेशन, इसमें यूजुअली आप जब कभी भी कोई कंबाइन करते हैं किसी भी तरह से एनालॉजी को, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ कानून, तो आप उसके सिटी है फॉर एग्जांपल आपने या कंट्री लिखा है या कोई और भी एनालॉजी, आप इस तरह के कानून के दो चीजों के दरमियान में सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल ठीक है आपका। ओके जी, सो मेंशनिंग अ लिस्ट, अगर आप लिस्ट देना चाहते हैं, जैसे कि लेट मी टेल यू द ग्रामेटिकल कैटेगरीज आई लाइक, मैं चाय आप लोगों के सामने पीना बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए मेरी चाय ठंडी हो जाती है। सो एनीहाउ इट्स नॉट अबाउट कि आपके सामने पीने का मकसद, इट्स अबाउट कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे नहीं आदत कि मैं बीच में खामोश मैं इधर खाता पीता हूं। द स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक्स इंक्लूड, तो यहाँ पे भी आप कॉलन लगा रहे हैं, तो अमूमन यहाँ पे लोग जो है वो कोई फूल कोटे बना देते हैं या फिर ये है कि सेमीकोलन लगा देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई इस तरह की लिस्ट बना के दे रहे हैं जो एज फॉलोज इस तरह करके कुछ लिख रहे हैं और उसके बाद आपने दो चार चीजें इंट्रोड्यूस करवानी है जो कि कॉमास से सेपरेट हो रही हैं, तो फिर उस शक्ल में उस सूरत में आपको कॉलन लगाना होगा। अगर आप किसी की कोटेशन को जाहिर करना चाहें और यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिकली रिनाउंड फिगर, और अमूमन हम कोट पब्लिकली रिनाउंड फिगर को ही करते हैं इसलिए लिखा गया है, वरना तो ये है कि आप किसी को भी कोट करना चाहेंगे तो आप कर तो सकते हैं। तो आवर ग्रेट लीडर कायद आज़म सेड कॉलन, शेक्सपियर सेज कॉलन, तो अगर किसी की कोटेशन को आप बताना चाहते हैं तो उस सूरत में भी आपका जो है कॉलन आएगा। नीलम ने कहा है कि जी लास्ट स्लाइड को रिपीट कीजिएगा, द मैन रिस्पांसिबल बिहाइंड दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन
He's just staring at me right now. So the rule was कि जब भी आप लोग कभी भी कोई लिस्ट को मेंशन करना चाहते हैं, ठीक है, जैसा कि ये लिस्ट है कि आप ग्रामेटिकल कैटेगरीज को लाइक करते हैं, फॉर एग्जांपल जेरंड, इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव, पास्ट पार्टिसिपल, तो फिर वहां पे आप इस तरह की चीज को जब आप राइटिंग में लिखते हैं, जैसे कि हम इसकी लैंग्वेज से भी पता चल रहा है कि हम कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। लेट मी टेल यू द ग्रामेटिकल कैटेगरीज आई लाइक, या द स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक्स इंक्लूड, इसका मतलब होता है कि आप उनको इंट्रोड्यूस करवा दें। फाइन, सो वी आर डन। इसके बारे में मैंने बता दिया था कि कोई कोटेशन आपने लिखनी हो किसी भी पब्लिकली फिगर को, लेकिन ना भी हो, अगर किसी को भी आप बयान करना चाहें, मेरे बारे में भी आप कहना चाहें, तो आप नॉट पब्लिकली वेरी मच नाउन फिगर, बट आप कहना चाहेंगे तो आप इसी तरीके से ही लिखेंगे, आप कॉलन लिखेंगे और फिर आप उसकी कोटेशन को जाहिर करेंगे। होपफुली इट्स वेरी क्लियर, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अच्छा जी, ये वाला मैं आपको इसलिए भी थोड़ा सा ज्यादा समझाना चाहता हूँ कि प्लीज जब आप लोग प्रेसी में आपको पढ़ाऊंगा, प्रेसी के अंदर बावजूद इसके कि लोगों को, अब देखें, अब मेरे पास 52 ग्रेट पीपल, यू नो, दे आर वाचिंग मी, दे आर लिसनिंग टू मी, इन सबको मैं ये समझाऊंगा। फिर जब प्रेसी का लेक्चर आएगा तब भी बड़ी क्लैरिटी से समझाऊंगा, लेकिन फिर भी जब वो टाइटल मैं उनके पढ़ूंगा तो सर पकड़ के बैठ जाऊंगा कि यार ये बात आपको समझाई गई है, तो आप इसको क्यों नहीं समझते। तो इसके अंदर एक चीज तो जो कि हमारे जो इस वक्त कॉलम को हम स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में बता देता हूँ कि कभी भी अगर आप टाइटल लिखते हैं ना, प्रेसी का फॉर एग्जाम्पल, खासतौर पे मैं प्रेसी की बात कर रहा हूँ, तो उस सूरत में आप लोग टाइटल में फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, यानी एक ये टाइटल लिखने का एक स्टाइल है, यानी कॉलन के बगैर भी इसका टाइटल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हो द आर्ट ऑफ वॉर, ये सिर्फ एक टाइटल है और ये ठीक हो सकता है, बट इट इज जनरलाइज्ड टाइटल। अभी हम टाइटल की बात नहीं करेंगे प्रेसी की, बट चले मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो अगर आप फर्ज करें कि जनरलाइज से स्पेसिफिक जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल द आर्ट ऑफ वॉर इज अ जनरल स्टेटमेंट, लेकिन स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस मोर स्पेसिफाइड। अच्छा, द हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी इज जनरलाइज्ड टाइटल, लेकिन फ्रॉम the daguerreotypes to digital, whatever the pronunciation is, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। the Renaissance जनरलाइज्ड एक टर्म हो गई, एन एरा ऑफ कल्चरल रीबर्थ, तो हमने वहां पर स्पेसिफिक कर दिया। तो इस तरह जब आप टाइटल लिखते हैं तो उसमें भी आप कॉलन का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपने जनरलाइज से स्पेसिफिक की तरफ जाना है तो उस सूरत में भी आप लोग ये लिख सकते हैं। ये आसान था तो समझे। अच्छा, इसके अलावा मेंशनिंग रेशियो एंड डिजिटल टाइम, तो अगर आप रेशियो लिखते हैं तो भी जो है कॉलम के सेंस में इस्तेमाल होती है। टाइम जब घड़ी का जो होता है डिजिटल, वो भी कॉलम के जरिए इस्तेमाल करते हैं। अमंग स्टूडेंट्स ऑफ एमडी कैट गर्ल्स आउट नंबर्ड बाय मोर देन 4 कॉलन 1 और रेशियो 1, ठीक हो गया। तो उस सेंस में भी हम ये इस्तेमाल करते हैं। मैसेजेस आए हुए हैं तो लेट मी सी। पहला मैसेज है जी, शेयर यार पॉवर्टी अ ग्रेट सोशल इविल। वैसे ये है कि आज किसी नेगेटिव चीज के साथ ग्रेट लगाने से बेहतर है कि आप कोई और वर्ड का इस्तेमाल करें, पर आपकी बात ठीक है। सर रिपीट कर दें। मुमताज, आप यू आर क्लियर? कौन सी चीज रिपीट करनी है सर? कॉलन की बात कैपिटल नहीं आने। अच्छा ठीक है, चले मैं इसको रिपीट कर देता हूं। मैं रिपीट कर देता, डोंट वरी जी। जब कभी भी मुझे ना एक सिर्फ लेने दे। आई एम सॉरी, मैंने आपको बीच में ये डिस्टर्ब कर रहा हूं। डन ओके। सो अब ये जो रूल मैंने आपको बताया है, इसको कहा गया है कि ये रिपीट करें। रिपीट क्या है जी कि आपका हम स्टडी कर रहे हैं कॉलन का यूज। कॉलन का यूज यहाँ पे टाइटल, जब आप खास तौर पे प्रेसी का टाइटल लिख रहे हैं तो आप लोग जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जब जाएंगे तो उस जनरल और स्पेसिफिक के दरमियान में आप कॉलन लगाएंगे।
यानी कि आपकी प्रेस, क्योंकि आपने प्रेसिडी पढ़ी नहीं है तो मैं आपको समझा नहीं सकता कि उसका टाइटल कैसे होता है, या अगर किसी ने की हुई तो उसको समझ आ सकती है। ठीक है, तो अगर हम प्रेसी का टाइटल लिखना चाहें तो हम यूजुअली हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। एक होता है कि आप जनरल टॉपिक लिख दें, एक होता है जिसको हम जेनेरिक कहते हैं, एक होता है कि आप बहुत स्पेसिफाई होकर टाइटल लिखें। तो इसके अंदर द आर्ट ऑफ वॉर जो है वो जनरलाइज्ड हमारा पार्ट है हमारे टाइटल का। तो अगर हम आर्ट ऑफ वॉर के बारे में मजीद और स्पेसिफिक होकर बयान करना चाहते हैं तो हम कहेंगे स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस। यानी आर्ट ऑफ वॉर में तो बहुत कुछ डिस्कस किया जा सकता है ना, लेकिन हम उसमें से एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस। ठीक हो गया। इसके बाद जो है द हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी जो है उसके अंदर भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी एक जनरलाइज्ड है और फिर कॉलम लगा के हम स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। तो आई होप कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जो है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल। अगर जी हम कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में भी कॉलम यूज करते हैं, जी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में भी कॉलन यूज कर सकते हैं, बट कोई एग्जांपल देंगे तो हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि याद रहे कि कॉलन और सेमीकॉलन जो है ये बहुत सारी जगहों के ऊपर अल्टरनेट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जहां पे आप कॉलन इस्तेमाल कर रहे होते हैं वहां पे सेमीकॉलन का इस्तेमाल भी कर सकते होते हैं। तो इसमें कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां सिर्फ कॉलन लगता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे सिर्फ सेमीकॉलन लग सकता है। सर टाइटल में कॉलन के बाद कैपिटल से स्टार्ट नहीं होगा। जी जवाब इसका ये है कि अगर मैंने इसका कैपिटल स्टार्ट किया हुआ भी है तो गलत है। इनफैक्ट कॉलन के बाद नहीं होना चाहिए। वैसे भी जो पहले वाला है एस उसका कैपिटल मैंने लिख दिया, वैसे नहीं होना चाहिए था। जो फ्रॉम है और एन है वो तो वैसे भी जो है ना आपकी क्या बोलते हैं आर्टिकल और प्रेपोजिशन। चलिए ये सवाल आ गया तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा सवाल है कि कॉलन के बाद या सेमीकॉलन, कॉलन के बाद या सेमीकॉलन के बाद दोनों पोजीशनों के अंदर अगर आप कभी स्टार्ट करना चाहें अगला पार्ट चाहे आप प्रेपुल जो कि बहुत सारे लोग इसको फर्क करते हैं, दिखने में ऐसे लगता है हमारे टाइटल्स जो होते हैं थीसिस के बहुत सारे लोग लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, उसमें ये मिस्टेक है। बहरहाल दिस हैज टू बी डन लाइक दिस व्हाट आई एम टोल्ड। सर कॉलन के बाद कैपिटल नहीं करते, इसका जवाब तो मैंने दे दिया है ना, अभी जवाब दिया। ठीक है जी, ओके जी, फाइन। सो वी मूव, मेंशनिंग रेशियो बता दिया। अब आ जाते हैं कोटेशन मार्क्स की तरफ। कोटेशन मार्क्स आप कहाँ यूज कर सकते हैं? आप सबको पता है रिपोर्टेड स्पीच में आप यूज कर सकते हैं, तो इसके ऊपर कोई जरूरत नहीं है हमें डिस्कशन करने की कि आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। हाँ, ये वाली चीज समझ लें कि अगर फर्ज करें आप लोगों को कभी कोटेशन विद इन कोटेशन लिखनी पड़ जाए तो वो कैसे लिखेंगे आप? जैसा कि ये द कोट सेड व्हेन यू से, जैसे हम उर्दू नहीं कहते कि फलां शख्स कहता है कि फलां शख्स ने कहा कि जब हम ये कहते हैं कि हम जीत नहीं सकते, तो ये क्या है? कोटेशन विद इन कोटेशन। द कोच सेड, कोच ने कहा व्हेन यू से, जब आप ये कहते हो ना, अब कोच की जो सेइंग है जो कोच ने कहा है वो व्हेन से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो किसी को बोल रहा है वो आई से स्टार्ट हो रही है। याद रहे। तो कोटेशन विद इन कोटेशन के लिए हमें क्या होगा कि जो हमारी मेजर कोटेशन है, कोच कह रहा है ये सब कुछ, व्हेन से लेकर से तक बोला ये कोच ने है, तो इसको तो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। लेकिन जो ब्लू में आपको नजर आ रहा है ये कोच ने कहा कि आप ऐसा कहते हैं या हम ऐसा कहते हैं, तो वो कोटेशन विद इन कोटेशन है, तो उसको हम सिंगल कोट के साथ जो है वो लेकर चलेंगे। ठीक है जी, तो मैसेजेस हैं जी। टाइटल है सक्सेस का भी स्मॉल ही होगा। अब जी जनाब कह दिया मैंने, बात सुन लिया करें मेरी बात, अच्छी बात है। वो ऑलरेडी मैंने कह दिया है जी। अपॉस्ट्रोफी अगेन नाउ दिस हैज टू बी, मैं आपको बता दूं, आप लोग पंक्चुएशन के अंदर मैंने शुरू में भी कहा था और अब एक दफा फिर से कह रहा हूं, पंक्चुएशन में आपकी जो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स आती हैं, सबसे ज्यादा मिस्टेक्स आती हैं वो कॉमा एंड कैपिटलाइजेशन में आती है। तो आपको अभी से पता चल जाना चाहिए कि मुझे फोकस करना है इन खास तौर पर दो चीजों पर, कॉमा एंड कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो कॉमा एंड कैपिटलाइजेशन के बाद अगर हम बात करें ना
तो तीसरी जो मिस्टेक है वो अपॉस्ट्रोफी की है। अब मैंने सेमी कॉलन और कॉलन को इसलिए छोड़ दिया कि सेमी कॉलन और कॉलन के बगैर तो हम पूरे का पूरा ऐसे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो हम कुछ भी लिख सकते हैं सेमी कॉलन और कॉलन के इस्तेमाल के बगैर लिखा जा सकता है। चले हम यूं कह सकते हैं कि जो हम लिस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं वहां कॉलन का होना जरूरी है, बट वो एक ही चीज है ना, एक ही रूल है, तो भूलना उसको याद करना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अपॉस्ट्रोफी तीसरे नंबर पर आएगी मेरी नजर में कैपिटलाइजेशन और कॉमा के बाद कि जहां हमारा इस्तेमाल निकलता है। तो आई वुड लाइक टू से कि आप इसके अंदर भी भरपूर तवज्जो से इस चीज को देखिए। सबसे पहले ये है कि जब हम लोग कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स बनाते हैं, आप सबको पता है आसान बात है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि हम लोग यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। बाकी सारी चीजों को आपको पता है, और हाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप सीएसएस के एसे, सीएसएस की प्रेसी, सीएसएस की कॉम्प्रिहेंशन, इसके अलावा ये तीन मेजर, हाँ सीएसएस की ट्रांसलेशन, इन सारी चीजों के अंदर कभी भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इज नॉट अलाउड क्योंकि ये स्टैंडर्ड राइटिंग रिटन फॉर्म में नहीं आती। स्टैंडर्ड राइटिंग स्टाइल जो है हमारा वो कॉन्ट्रैक्शन के बगैर होता है, यानी मैडम लिखते हैं, मैम नहीं लिखते, डू नॉट लिखते हैं, डोंट नहीं लिखते। तो मैं ये सारी जो बातें बता रहा हूँ आप लोगों के पेपर्स के अंदर, आप लोगों के टेस्ट्स के अंदर, आप लोगों के मॉक्स के अंदर ये रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वरना टीचर के बोलने का फायदा नहीं। ये जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ये आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि सबसे जो रॉन्ग यूज है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स का वो इट्स का होता है, यानी इट अपॉस्ट्रोफी एस। तो बुनियादी तौर पर हम लोग जब कभी किसी की पोजेसिव फॉर्म भी लिखना चाहें तो वहां पर भी हम इट अपॉस्ट्रोफी एस लिख देंगे। फॉर एग्जांपल इट इज इट्स कवर, किसी किताब के कवर की बात फर्ज अगर हम करें तो इट्स कवर में हम क्या करते हैं, इट अपॉस्ट्रोफी एस। ये मैं ऐसी मिस्टेक आपको बता रहा हूं कि जो 100 में से 99 बंदा करेगा कि इट्स बुक या इट्स कवर, ठीक है, वहां पे हम क्या कर देंगे, इट अपॉस्ट्रोफी एस। हालांकि वो तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है किसकी, इट इज। तो अगर हम लिखते हैं इट्स कवर इस तरीके से अपॉस्ट्रोफी के साथ तो एक्चुअली वो सेंटेंस क्या है, इट इज कवर। तो ये तो सेंटेंस ही गलत बनता है। तो अगर हमें उसकी पोजेसिव फॉर्म लिखनी है कि ये इसका कवर है तो फिर हमें ये अपॉस्ट्रोफी हटा के IGS इट्स ये वाला लिखना होगा। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन इट अपॉस्ट्रोफी एस व्हिच इज इक्वल टू इट इज एंड ITS इट्स। उम्मीद है कि आप लोगों को इस रूल का अगर नहीं पता था इसके बारे में तो आप लोगों को इसी बहाने अपॉस्ट्रोफी के बहाने समझ आ गई। अब आ जाते हैं मजीद पोजीशन की तरफ। तो आप सब जानते हैं कि आप सिंगुलर नाउन्स जो है खासतौर पर उनकी पोजीशन शो करनी हो तो ऐसे यूज शो करते हैं कि अपॉस्ट्रोफी लगा के आप एस लगा देते हैं। प्लूरल नाउन्स का हाउएवर रूल डिफरेंट है और ये कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो आप सब लोगों के ज़हन में होना चाहिए कि जब हम लिखते हैं दिस इज गर्ल्स हॉस्टल तो फर्ज करें गर्ल अकेले के तो हॉस्टल नहीं होना ना, लेकिन चले हो जाए, फर्ज करें कोई ऐसी मालदार इंसान है जो एक ही हॉस्टल में रहती है, उसी का ही हॉस्टल है सारे का सारा, तो फर्ज करें वो अगर एक लड़की का हॉस्टल है तो फिर तो हम गर्ल के एल के बाद हम अपॉस्ट्रोफी लगा के फिर एस लिखेंगे। लेकिन अगर ये हम बात कर रहे हैं कि ये लड़कियों का हॉस्टल है तो फिर उस सूरत में हम लोग गर्ल्स पूरा लिख के और फिर अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और उसके बाद हम कुछ नहीं लिखेंगे और फिर हॉस्टल लिखेंगे। तो इस शक्ल में जहां पे आपको ये कर्सर नजर आ रहा है इस शक्ल में आप इस प्लूरल नाउन को लिखेंगे। उम्मीद है कि काफी इस हवाले से आपकी करेक्शन हुई हो। अब आते हैं कुछ प्रॉपर नाउन जो कि लुक्स लाइक प्लूरल या उनके आखिर पे एस आ जाता है, जैसा कि आपके सामने चिप्स लिखा हुआ है, जैसा कि वकास लिखा हुआ है। तो इसी वकास का तो समझ आती है आसानी से, आप सबको पता है कि वकास एक नाम है और आप वकास का अपॉस्ट्रोफी लगा के जो है उसके बाद एस भी लिख सकते हैं। यस यू आर राइट कि एस भी लिख सकते हैं, यू आर राइट। मैंने ऐसे ही कह दी, मुझे नहीं पता आपने मैसेज लिखा है या नहीं लिखा। लेकिन ये जो चिप्स है आपको पता है कि मिस्टर चिप्स एक नाम है। तो अमूमन जो इंग्लिश नेम होते हैं, ब्रिटिश नेम होते हैं, वहां पर हम धोखा खा जाते हैं। हमें लगता है कि यार ये चिप और अपॉस्ट्रोफी एस होना चाहिए कि चिप्स रूम। तो ये चिप्स इज रूम। इनफैक्ट जब आप बोलना भी चाहेंगे तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन आप अगर चिप्स के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे तो आपका ये ठीक तस्वर किया जाएगा, इसमें कोई मिस्टेक तस्वर नहीं की जाएगी, उसकी पोजीशन जो है वो शो हो जाएगी। एक मैसेज है, लेट मी सी।
प्लूरल नाउन की समझ नहीं है शायद यार, मैं कोई बात मैं दोबारा समझाऊंगा, आप तवज्जो से दोबारा सुने। प्लूरल नाउन का मैंने आपको एग्जांपल दी है गर्ल्स की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज गर्ल्स हॉस्टल, ये लड़कियों का हॉस्टल है। तो अमूमन हम लोग नाउन के फौरन बाद हम अपॉस्ट्रोफी लगा रहे थे, जैसे कि अहमद के डी के बाद हम अपॉस्ट्रोफी लगा रहे थे। लेकिन जहां पे हमने एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाई है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ गर्ल्स एज ए प्लूरल तस्वर किया जा रहा है, नॉट एज ए सिंगुलर। क्योंकि अगर ये सिंगुलर होता तो फिर गर्ल के एल के फौरन बाद अपॉस्ट्रोफी आता और फिर ऐसा। उम्मीद है आपको समझ आ गई। नहीं, वकास के एस के बाद अपॉस्ट्रोफी और फिर एस आप लिख सकते हैं। सर प्रॉपर नाउन नहीं आया समझ, चले मैं वो भी बता देता हूँ। और ये भी मैसेज, आई डिडंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्रॉपर नाउन्स। ओके जी, देखें आप टाइटल से थोड़ा सा मिसलीड हो गए। मैं इसको बता देता हूँ, मुईद आपको भी जवाब देता हूँ, और जिन्होंने ये सवाल किया है प्रॉपर नाउन वाला, एक ही सवाल बनता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी कंफ्यूजन वाली बात है, लेकिन फिर भी आपको अगर कंफ्यूजन हुई है तो मैं समझा देता हूँ। मैंने टाइटल थोड़ा सा डिफरेंट लिख दिया, यहाँ सिंगुलर नाउन लिख दिया और यहाँ पे प्रॉपर नाउन लिख दिया, अदरवाइज ये भी सिंगुलर है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सिर्फ थोड़ा सा उसको डिफरेंशिएट करने के लिए शायद मैंने लिख दिया, इसको मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ, बल्कि आपने अच्छा हाईलाइट किया। कंफ्यूजन क्रिएट जरूर होती है इससे, तो ओहो, लेट मी शेयर इट अगेन। इसको हम यूं कर लेते हैं, क्या लिखे हैं हम इसमें, चिप्स रूम, क्लासरूम, प्रॉपर नाउन्स एंडिंग विद एस। तो फिर गर्ल के बाद हम अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं। प्लीज बुरा ना बनाइएगा यार, मजाक में कभी पढ़ाते अगर कोई ऐसी शुगल से बात हो जाती है तो बुरा नहीं बनाना, ठीक है। कोई किसी को बुरा लगता है मुझे बता देगा सर, मेरे नाल मजाक नहीं करना। सर दिस इज गर्ल्स हॉस्टल जो है, ये गर्ल्स प्लूरल है, ये जमा है, ठीक है। अगर आप इसको सिंगुलर तस्वर करें तो फिर गर्ल के फौरन बाद यानी एल के फौरन, और मैंने मिसाल में जिस छठी जगह बता रहा हूँ, एल के ऊपर आप अपॉस्ट्रोफी लगा के फिर एस लगाएंगे अगर ये सिंगुलर हो। तो यस यू कैन डू, बट इट डिपेंड्स कि इफ इट इज अ सिंगुलर और प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो एल के फौरन बाद, प्लूरल है तो एस के फौरन। करने लगा थोड़ा सा वेट कर लें, कुछ और भी रूल्स आ जाएंगे तो होपफुली आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अपॉस्ट्रोफी विद टू कंसेक्यूटिव नाउन्स, अगर आपके टू कंसेक्यूटिव नाउन्स होते हैं तो आई वेंट टू अटेंड अहमद सिस्टर्स मैरिज सर, तो अहमद लगा कि अहमद की सिस्टर और सिस्टर्स लगा कि सिस्टर की मैरिज। तो इस सेंस में भी आप साफ ज़ाहिर लगा सकते हैं। सुल्तान ब्रदर्स हैड इंजरी, तो ये भी इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल में बहुत आसान है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है और यहाँ पे मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप इसमें मजीद तवज्जो करेंगे। दिस इज हिज सन इन लॉज बंगलो, तो ये सन इन लॉ का बंगला है, ठीक है। माय ब्रदर इन लॉज सीवी इज सबमिटेड। तो फर्ज करें अगर यहाँ पे होता एक बंदा है, उसके दो सन इन लॉज हैं, तो ये होता सन इन लॉज यानी LAWS। तो अगर हम उसको पोजेसिव फॉर्म में देखना चाहते तो फिर हम सन इन लॉज लिखकर LAWS लिखकर और फिर हम अपॉस्ट्रोफी लगाते, जैसा कि पीछे हम लोगों ने प्लूरल की फॉर्म को स्टडी किया था। तो होपफुली इट्स वेरी क्लियर टू यू। नाउ कुछ और भी रूल्स हैं विद टू एन इनएनिमेट थिंग्स। द डोर्स लैच इज ब्रोकन। अब ये इसको हम इनकरेक्ट तस्वर करते हैं, यानी कि एक रॉन्ग एक्सप्रेशन आप इसको कह सकते हैं। इट्स अ रॉन्ग एक्सप्रेशन, ठीक है। द डोर्स लैच की बजाय आप कहेंगे द डोर लैच इज ब्रोकन या द लैच ऑफ द डोर, ठीक है। दोनों केसेस में आप कह सकते हैं डोर लैच, यानी आपने यहां पे अपॉस्ट्रोफी लगाई ही नहीं है। So you are allowed to do it when the both things यानी door और latch दोनों inanimate है। तो उस सूरत में दो शक्लें हैं, door latch आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाई नहीं, या अगर आप उसको यूं लिख दें कि the latch of the door, जैसे कि चेयर लेग गलत होगा, चेयर लेग दैट्स इट, या लेग ऑफ द चेयर ये ठीक होगा।
लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में कि जब आप कहें कि 15 years एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आप इस सेंस में यहाँ पे आप अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, यानी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में जहां कोई पैमाइश, कोई ड्यूरेशन बयान कर रहे हैं। एट 2 weeks नोटिस, टू वीक्स नोटिस वाज गिवन, तो यहाँ पर भी आप अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ये एक्सेप्शन है इस रूल की कि जहां पे टू इनएनिमेट चीजें आ रही है। सॉरी सर, आई डोंट अंडरस्टैंड प्रीवियस स्लाइड। वाओ केडी जी, ये वाली चलिए जी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ प्लीज। जिस किसी को भी समझ आ चुकी होती है और वो समझता है कि बहुत आसान थी और स्टूडेंट ने कह दिया, तो यार पेशेंस भी सीखें, कोई बात नहीं। ये टीचर को ज्यादा तंग होना चाहिए, स्टूडेंट को नहीं तंग होना चाहिए। मैं तो तंग नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अहमद की सिस्टर की शादी, तो एक जो पहले वाला अहमद अपोस्ट्रोफी एस है वो अहमद की सिस्टर, और मैं पहले बताया था उसके लिए है, और जो सिस्टर्स मैरिज है वो सिस्टर की शादी है, तो इसलिए हमने वो लगाया। इसी तरह सुल्तान ब्रदर्स हेड, सुल्तान के भाई की हेड इंजरी, तो सुल्तान का भाई सुल्तान ब्रदर, और सुल्तान के भाई की हेड इंजरी सुल्तान ब्रदर्स हेड इंजरी। और ये जो रूल था कंपाउंड नाउन्स वाला, ये था कि दिस इज हिज सन इन लॉस बंगलो, तो ये कंपाउंड है आपका। इसके अंदर आप सन इन लॉ को आप यूं समझ लें कि एक ही वर्ड है, और अगर आप उसकी पोजीशन शो करना चाहते हैं कि बेंगलुरु किसका है, तो फिर आप सन इन लॉ लिख के अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाते हैं। अगर वो सन इन लॉ एक से ज्यादा हो, दो हो फॉर एग्जांपल, तो फिर आप सामने लिखेंगे सन इन लॉ, ठीक है। तो उस सेंस में आप एस के बाद जो है लगा सकते हैं। तो ये एक रूल मेरे ख्याल में इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, क्या रूल है जी, क्या डिस्कस सर इसके बाद वाला स्लाइड की बाद लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया जी, ठीक है। Is possession belongs to living things only. For non-living thing, possession symbols cannot be used. Am I right? This is what I told you. कि मैंने ये नहीं कहा कि आप यूज ही नहीं कर सकते, मैंने सिर्फ ये कहा कि पोजीशन तो होती है, बिल्कुल पोजीशन होती है, लेकिन ये सुने किरण मेरे को जो सवाल है वो ये कहती हैं कि क्या लिविंग थिंग्स की ही पोजीशन होती है, नॉन लिविंग की नहीं होती? तो इसका जवाब आप सुन ले। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे, इसका जवाब सुन ले कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, उनकी पोजीशन की समझ आती है कि यार कोई चीज जो लिविंग होती है उसके साथ हो, जुड़ी हो, उसको पोजेस करता हो, करती हो, तो ये एक चीज समझ आती है। लेकिन एक नॉन लिविंग जो है उसकी पोजीशन हो, ये अपरेंटली इट लुक्स ऑकवर्ड, इट लुक्स वियर्ड कि कोई चीज है जैसे चेयर्स ब्लैक, तो अपरेंटली इट डजंट लुक लाइक कि चेयर की पोजीशन में है, क्योंकि वो इनएनिमेट चीज है। तो राइटिंग स्टाइल में इस कॉन्सेप्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने एक रूल के अंदर चेंज की। इट डजंट मीन कि उनकी पोजीशन नहीं होती, होती तो है, बट एक डिफरेंट काइंड की पोजीशन होती है। जैसे मेरा लैपटॉप, भाई मैं लैपटॉप किसी को नहीं दूंगा, तो चेयर की जो लेग है कोई भी उठा के ले जाए, तो चेयर ने तो कहना है ठीक है ले जाओ, कोई मसला नहीं। तो इन थोड़ी सी इस लेवल पे आके उन्होंने हल्का सा कानून को चेंज किया, इस चीज को आप लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। सर सिर्फ 15 years भी कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ years एक्सपीरियंस नहीं कह सकते हो मायूं, यार थोड़ा सा इसका बताइए कि आप ये एक्सेप्शनल रूल है, ये एक्सेप्शन है, इसके अंदर आपको करना पड़ेगा यहाँ। यानी जब हम इनएनिमेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये इसमें एक्सेप्शन है। जब बताया जाता है कि ये एक्सेप्शन है तो उसका मतलब है कि आपको ये लिखनी चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसके बाद यस वो मैंने पहले खुद ही कह दिया सन्स इन लॉ, वो मैंने आपको कह दिया, लेकिन मैं इस एग्जांपल दे रहा था कि फर्ज करें कि यहाँ पर अगर एस आता है तो उस सूरत में मकसद आपको समझाना था एग्जैक्टली सन्स इन लॉ ही होगा। Sir, is there any difference in using apostrophe and of to show possession? Yes, there is difference. हर चीज के बारे में हम apostrophe जब शो करते हैं तो लाजमी तो नहीं होता कि वो जो है वो पोजीशन ही हो। बहुत सारी चीजें जो हमने पहले शुरू की, जो ये आप यूज करते हैं कंट्रैक्शन फॉर्म में, तो वो कोई पोजीशन तो नहीं होती, ठीक है ना? अच्छा जी, तो ये हमने रूल पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। साइन ऑफ इंटरोगेशन, यहाँ पे एस लगा हुआ है और हम कह रहे हैं कि 2 weeks का नोटिस, 2 weeks का नोटिस, तो 2 weeks का नोटिस के लिए हम अपॉस्ट्रोफी यहाँ पे लगा रहे हैं। और ये 2 weeks लिख के, क्योंकि ये वीक्स में अगर हम वीक के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा दें तो फिर एक हफ्ता हो जाएगा, जो कि वैसे ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा क्योंकि पीछे 2 लिखा हुआ है। तो 2 weeks जब लिख लेते हैं तो फिर अपॉस्ट्रोफी लगा के और फिर नोटिस लिखते हैं। तो आई होप कि दिस रूल इज क्वाइट क्लियर। ओके जी, फॉर इंट्रोगेटिव फोन मिसलेनियस
asked Stuart Wright. तो ये वो क्वेश्चन मार्क है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली बोलने वाले की टोन से है। ये जो इस तरह का एक्सप्रेशन है आप लिखते नहीं है बट पढ़ सकते हैं कहीं ना कहीं किसी जगह पर, तो आपको ये समझना चाहिए कि बोलने वाला किस तरह बोल रहा है। Stuart asked Stuart Wright. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के ऊपर आ जाते हैं। विद इंटरजेक्शन आप सारे लोग जानते हैं, अलास, हुर्रा, वाओ, सरप्राइज, ओ। तो यू ऑलरेडी बॉट अ न्यू कार, मे यू लिव लॉन्ग, प्रे के लिए, कर्स के लिए, मे यू बी फॉल इन अ डिच। तो ये कर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रे के लिए इस्तेमाल करते हैं, सरप्राइज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह की जो इंटरजेक्शंस आप लोग इस्तेमाल करते हैं उनके साथ भी इस्तेमाल करते हैं। Would that I were a millionaire, विश के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। With strong imperatives for emphasis. Stop it. यानी ऐसे imperatives, हुक्मिया जुमले, imperative कहते हैं ऐसे हुक्मिया जुमले जिनमें हुक्म होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है। तो उसके अंदर आप जो आपका इनिशियल फ्रेज होता है जिसके अंदर आप एक्चुअली हुक्म देते हैं, तो वहां पर भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं स्टॉप इट। तो वहां पर आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन विद क्वेश्चन मार्क्स कैरिंग सेंटीमेंट्स, ये बड़ा डिफरेंट किस्म का है। ये वाला रूल बहुत ही डिफरेंट किस्म का है। हम इस तरह के चीजों की तरफ कोई हम स्टडी नहीं करते। डिड आई डू समथिंग रॉन्ग विद यू, क्वेश्चन मार्क, व्हाई डिड यू डू इट विद मी। अब आप देख रहे हैं कि अमूमन आपको बहुत ही रेयर होगा कि आपको दो पंक्चुएशन मार्क इकट्ठे नजर आए, खास तौर पे फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क हो या क्वेश्चन मार्क हो जो सेंटेंस को एंड कर रहे हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस है, व्हाई डिड यू डू इट विद मी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उर्दू में कहते हैं ना, तो बेसिकली वी आर नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, हम उस वक्त बहुत दुख तकलीफ में एक अगले बंदे से बात कर रहे होते हैं, तो उस सेंस में क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही सही, उसकी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर उस तरह बना हुआ है तो लग गया, लेकिन उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क ये शो करता है कि अगला बंदा एक पैशनेट फीलिंग्स के साथ जो है सेंटिमेंट्स उसके अंदर मौजूद है, जिसमें वो सैड फीलिंग्स उसकी मौजूद है, जिसकी वजह से वो कर रहा है। तो इस सेंस में भी आप पंक्चुएशन का इंटरजेक्शन का साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करते हैं। हाइफन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। डिड आई डू समथिंग रॉन्ग टू यू, ये नहीं आएगा, ये भी हो सकता है, वो भी ठीक है, that's not a big issue with that. सर मे यू बी फॉल इन अ डिच करेक्ट सेंटेंस है, जी करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आप एक देखिए मेरी बात सुने, अच्छी बात है कि आप लोग पूछ लेते हैं, और आई रियली अप्रिशिएट दोस पीपल की जो दे कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन पूछना अच्छी बात है, बट अपनी जो स्टडी स्टाइल है ना, मैं एक मशवरा भी दूंगा एज ए टीचर, एक जो कुछ मैंने लाइफ में अचीव किया है उस एक्सपीरियंस को देखते हुए, कि डोंट बी टू सिनिक अबाउट व्हाटएवर यू आर राइटिंग, व्हाटएवर यू आर रीडिंग, व्हाटएवर यू आर स्टडी, डोंट बी टू मच सिनिक। सिनिक मींस शक्की मिजाज ना बने, यार ये ठीक भी है कि नहीं, ये गलत है, ये ऐसे हो सकता है। आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू टू आस्क क्वेश्चन, मैं एक आपको एक टीचर के लेवल पे आपको एक मशवरा दे रहा हूँ कि अगर आप सिनिक हो जाते हैं ना बहुत ज्यादा लाइफ में, तो फिर हर जो 4 लाइन भी आप लिखेंगे ना, तो आपको टेंशन रहेगी कि बंदे ठीक भी लिखा है कि नहीं लिखा। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ भी आप चला करें कि दिस इज राइट, कोई इसमें इतनी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फाइन। हाइफन वर्सेस एन डैश और एम डैश, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं क्योंकि ये बहुत ही सिमिलर किस्म के साइंस होते हैं, तो यहाँ पे हम इनको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। साथ ही जो है नमाज की चूंकि टाइम है, तो मैं इसी स्लाइड के फौरन बाद हम नमाज की ब्रेक लेंगे, यानी 6:50 पे इंशाल्लाह हम ब्रेक लेंगे, और उसके बाद 5 मिनट के बाद हम दोबारा वापस आ जाएंगे। सो हाइफन जॉइंस टू और मोर, ये चीज समझिएगा, ये इसका इस्तेमाल बहुत गलत होता है। लोगों को हाइफन डैश एम डैश का कोई फर्क का पता नहीं होता, मेजॉरिटी लोगों को। A hyphen joins 2 or more words together, जैसा कि 3 to 4 week delay, 3 to 4 week delay, आप देख रहे हैं, now or days, इसके दरम्यान में क्या लगा होता है, हाइफन, ठीक है। दूसरी बात हाइफन से मतलब ये है कि हाइफन को हम जब लेट्स से टाइपिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टाइपिंग से समझा रहा हूं, तो आप इन डैशेज यानी 3 के फौरन बाद ये डैश लगी है और फौरन बाद टी लिखा गया है, यानी ये नहीं किया गया कि 3 के बाद स्पेस दी, फिर हाइफन लिखा, फिर स्पेस दी और फिर टी लिखा।
तो आप अगर अपनी हैंड राइटिंग से भी लिख रहे हैं तो उस वक्त भी आप इसके दरमियान में टू मच स्पेस नहीं देंगे, ताकि लिखने वाले को अगर वो बहुत ही सेंसिटिव है टुवर्ड्स पंक्चुएशन फॉर एग्जांपल, तो वो इसको मिस्टेक तस्वर करेगा, क्योंकि जब हम बात करेंगे एंड डैश की तो वहां पर स्पेसेस होती है और एंड डैश का यूज थोड़ा सा डिफरेंट मैं कह सकता हूं। तो हाइफन में इन 3 to 4 वीक में जो 1 2 3 हाइफन आप देख रहे हैं, ये इनके आसपास आपको स्पेसेस नहीं मिले। एक तो ये भी इसकी निशानी है, दूसरी और तीसरी बात क्या है, एन डैश इज शॉर्टर इन लेंथ देन एम डैश। तो एन डैश और एम डैश दो चीजें हम अमूमन आज तक सिर्फ डैश ही पढ़ते आए हैं, डैशेस इसमें डैश लगाते हैं, और ये भी है कि हाइफन और डैश में हमें फर्क नहीं मालूम होता। तो याद रहे कि देयर इज एन डैश एंड देन देयर इज एम डैश, तो इनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो पहली बात मैंने क्या बोली कि एन डैश एम डैश से लेंथ में स्मॉलर है, ठीक है। अगर हम फर्क करें एन डैश को इतना लिखते हैं तो एम डैश थोड़ा सा लेंथी होगा, एम डैश इज लेंथियर, ठीक है। अगली बात, एन डैश इज यूजुअली यूज्ड इंस्टेड ऑफ टू, लेकिन ये वो वाला टू नहीं है कि जहां भी टू आ जाए आप उसको रिप्लेस कर दें। ये है जब आप एक साल से दूसरे साल के दरमियान में, या एक चीज से दूसरी चीज के दरमियान में ड्यूरेशन बता रहे हैं कि 2015 से 2023 इस वाला जो ड्यूरेशन में आप कह सकते हैं कि 2015 to 2023, तो इस टू की जगह पे आप एन डैश लगाएंगे और आप स्पेसेस देख सकते हैं। ऊपर इसको देखें हाइफन को, और यहाँ पे आप एन डैश को देखें, तो अगर दिखने में देखें तो इनकी लेंथ बिल्कुल बराबर है, लेकिन फर्क आपको क्या लग रहा है कि इसके आसपास आपको स्पेसेस नजर आ रही हैं एन डैश में, और हाइफन जो है उसके आसपास आपको डैश नजर नहीं आ रही। तो इट मींस कि आपके नॉलेज में इजाफा है कि आप जब चीज करें तो लोग पूछते भी हैं कि साजी दसो की है, ठीक है। तो नॉलेज में भी आपको पता होना चाहिए कि ये डैश है, ये हाइफन है। आगे बढ़ते हैं, एम डैश। अब आता है तीसरी चीज, एम डैश कैन रिप्लेस द कॉमास, कॉमास को रिप्लेस कर सकता है। कहां पे कॉमास को रिप्लेस कर सकता है? हर जगह पे नहीं कॉमास को रिप्लेस करेगा, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस में। और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस को मैं अच्छी तरह समझा चुका हूं। एक ऐसा क्लॉज जिसको आप निकाल भी दें तो सेंटेंस बरकरार रहता है अपने सेंस में स्ट्रक्चर, जैसा कि ही एम डैश। अब आप देख सकते हैं इसकी लेंथ एन डैश से लेंथियर है, बड़ी है। तो ही डैश एज वेल एज डैश खालिद वाज एब्सेंट फ्रॉम दैट डे। तो एज वेल एज के आसपास कॉमा भी आप लगा सकते थे। तो इस तरह के नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस को रिप्लेस करती है एन डैश, सॉरी एम डैश। सो आप लोगों को समझ आ गई, नमाज देख लेते हैं, आप लोग क्लास में ही रहिएगा। और जी 3 to 4 वीक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल 3 to 4 वीक्स डिले इज करेक्ट, यस एग्जैक्टली। नमाज ब्रेक, यस नमाज ब्रेक, और इसके बाद ही हम चीजों को आंसर करेंगे।